जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म शील्ड डिफेंस कॉलेज पर वार्म अप वेलकम करता हूं। आपका एनडीए 2025 सेकंड का पेपर हो चुका है और मैं मैथ्स का सोल्यूशन आपके सामने कराने आया हूं। आप जान रहे हो कि मैथ्स का पेपर जो आपकी बार रहा है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। बहुत ईजी तो नहीं बोल सकते हम, ना बहुत टफ बोल सकते, मॉडरेट रहा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा उसमें टफनेस थी या थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा था, चाहे वो स्टैटिक्स का क्वेश्चन या किसी और चैप्टर्स का लेके हो जाए, या फिर कैलकुलस के एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करनी थी। तो पेपर का लेवल बहुत ऐसा नहीं कह सकते बहुत टफ रहा है, मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। और आई होप आप अच्छा किए होंगे। जो भी अगर आप पीवाईक्यू टेस्ट पेपर लगाए होंगे, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए होंगे, तो अमूमन पीवाईक्यू बेस्ड ही पेपर बना था आपका, तो पेपर अच्छा रहा होगा। तो सोल्यूशन चलते करते हैं, बहुत जल्दी से करते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे सोल्यूशन हम बहुत सीधा हम टिक करवाएंगे आपको। सेट ए का हम करवाने वाले हैं। किस सेट का? सेट ए का कराएंगे। सेट ए का सोल्यूशन आपके सामने होगा और इस सेट ए में सेट ए का सोल्यूशन होगा। किसका हो रहा है? सेट ए का। सेट ए का सोल्यूशन होगा। सेट बी वाले, सी वाले और डी वाले अब देखते रहें और अपने क्वेश्चन को मिलाते रहें। समझ पा रहे हैं? तो परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए। और अभी मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे लास्ट में। जल्दी से आपको हम बताते हैं किस क्वेश्चन में कौन सा सही है। थोड़ा सा हम रिव्यू बताएंगे कैसे क्या कैसे रहा है क्वेश्चन का। तो बाकी चैप्टर वाइज सोल्यूशन, बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन हम लोग वीडियो में चैप्टर वाइज सोल्यूशन लेके आएंगे, फिर उसका आप बाद में देखिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखें, पहला क्वेश्चन आपका आया है, पहला क्वेश्चन आपका आया है एपीजीपी से ही आया है। फिर बच्चे बोलेंगे सर आप कहेंगे जो आप पढ़ाएं वही। बिल्कुल भाई, अभी कल वाली वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें बताना कि आप कल वाली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन कराया एपीजीपी से वही उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। जैसे आपसे ये कह रहा है कि if p की पावर x इक्वल टू q की पावर y इक्वल टू r की पावर z where x y z are in gp। क्या क्या कह रहा है कि आप ये बराबर है p टू द पावर x बराबर है q टू द पावर y, ये इक्वल है किसके बराबर? r टू द पावर z के। और इसमें एक चीज बोल रहा है कि x y एंड z आर इन जीपी। एक्स वाई जेड किसमें है? जीपी में। तो कोई वैल्यू ले लेते हैं। आप मैं आपसे बोलूं x की वैल्यू आप 2 लेट कर लो, y 4 लेट कर लो और z को 8 लेट कर लो। ऐसा ही क्यों लेट किया? क्योंकि एक्स वाई जेड किसका क्या कह रहा किसमें है? जीपी में। तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे? p की पावर कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू q, ये आपका q था। तो आप बोलोगे सर q आपका कितना? आप बोलोगे q की पावर y कितना है? 4 इक्वल टू r कितना है? r तो r ही है और z कितना है? 8 है। यानी अगर हमने x y z को 2 4 8 मान लिया तो क्या हो जाएगा? p की पावर 2, q की पावर 4, r की पावर 8 हो जाएगा। तो मैं आपसे बोलूं कि अब इन तीनों को बराबर करना, तो एक काम करो, अगर मैं r की वैल्यू 2 ले लेता हूं, r कितना ले लूं आपसे? मैं आपसे बोल रहा हूं कि r अगर 2 हो जाए, कितना हो जाए? r की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है। तो सबको 256 बना देना है। तो आपको q कितना लेना पड़ेगा? तो आप मैं बोलूं q बराबर 4 ले लो। q कितना ले लो? 4। और ऐसे ही z कितना ले लो आप? तो आप बोलोगे सर z हम ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको भी 56 बनाना है। तो z को हम ले लें, क्या ले लें? 16 ले लें। कैसे ले लें? आप देखो, सॉरी p को हम कितना ले लें? 16 ले लें। तो 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 8, यहाँ भी 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 4 2 या 2 की पावर 8, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8। तो ये वैल्यू तीनों क्या हो गई? बराबर। कब हमने जब r2 लिया, q 4 लिया और p 16 लिया। तो कह रहा कि हमने ये देखा कि p q के बारे में पूछ रहा, p q r के बारे में। तो आप देख रहे हो p 16 आया और q आपका 4 आया और r आपका 2 आया। तो पूछ रहा है कि क्या पी क्यू आर इन जीपी एपी, क्या पी क्यू और आर एपी में है? तो जरा देख लो क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है? भाई डिफरेंस तो नहीं सेम है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का है? -12 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का? -2। तो भाई एपी में तो ये नहीं है। क्या उसके बाद कह रहा log आर इन जीपी, तो बिल्कुल इसमें हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। ये बेहद आसान सोल्यूशन इसी तरीके से आपको करना है। अब आप इसमें कह रहा था p की पावर x, q की पावर r की पावर z ये इक्वल है, और कह रहा था x y z आर इन जीपी। तो हमने जीपी मान लिया, x की वैल्यू 2 मान लिया, y 4 मान लिया, z 8 मान लिया, रख दिया। अब इसको भी हमें बराबर करना था। हमने क्या मान लिया? p की वैल्यू 16 मान ली, q जो है 4 मान लिया, r 2 मान लिया। तो AP में तो नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन सही। तो पहले का सेकंड ऑप्शन सही है। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखें अगला क्वेश्चन। देखें
जल्दी से सोल्यूशन कराएंगे आपको, जिससे आप तुरंत आप मार्क करो कौन सा सही हो, एग्जैक्ट आंसर की, या परेशान नहीं होना। देखें उसके बाद ये कह रहा है कि इफ अ सेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी द रिप्रेजेंट देयर द कॉम्प्लीमेंट्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कौन सा आपका सही है, समझ पा रहे हैं? तो इसमें आप कहेंगे कि a माइनस बी जो होता है, a माइनस बी जो होता है, जो भी सेट होता है, b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट, यानी पहला सही है, पहला वाला सही दूसरा गलत, यानी किसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, यानी ओनली फर्स्ट सही है। बात समझ पा रहे हैं? चलते हैं आगे की तरफ, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्या कह रहा है? थर्ड नंबर बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, क्योंकि फैक्टोरियल बेस्ड था। कह रहा कि ये y इक्वल टू आपको दिया था, y इक्वल टू क्या दिया था आपको, y इक्वल टू आपको दिया है x का फैक्टोरियल एंड y इक्वल टू x एंड z इक्वल टू आपको गिवन है 2x का फैक्टोरियल। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 3x का फैक्टोरियल। क्या पूछ रहा है? 3x का फैक्टोरियल। समझ पा रहे हैं? तो 3, आप एक काम करो, पहले x की वैल्यू निकाल लो। क्या करो? x की वैल्यू निकालो। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर लो, z अपान y पहले निकालो, तो आप कहोगे 2x का फैक्टोरियल अपान x का फैक्टोरियल। 2x को ओपन करोगे, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2, 2x माइनस 3, n तक जाएगा। x को ओपन करोगे, x माइनस 1, x कई ऐसे टर्म्स होंगे कैंसिल होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा तीसरे का ए ऑप्शन आएगा, तीसरे का ए ऑप्शन। ध्यान रखना, हम लोग सेट ए सोल्यूशन कर रहे हैं। किसका सोल्यूशन कर रहे हैं? सेट ए का। चलते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? लेट n बी द नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव जीरो एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द n फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली 2, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी? तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी वो कितनी वैल्यू पॉसिबल आएगी? वो 3 वैल्यू पॉसिबल आएगी। जब आप सोल्यूशन करेंगे, हम आगे डिटेल सोल्यूशन करेंगे, कितनी वैल्यू पॉसिबल आएगी? 3 वैल्यू पॉसिबल आएगी। समझ पा रहे हैं? तो तीसरे, सॉरी, ओहो गलत हो गया। कौन सी वैल्यू पॉसिबल आएगी? अरे सॉरी, इसमें फिर से देखें, इसमें कह रहा है कि 4th नंबर, इसमें जो पॉसिबल वैल्यू आएगी डी आएगी। 4th का कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। 4th का डी ऑप्शन आएगा, वो अगले वाले क्वेश्चन का टिक हो गया था। 4th का डी ऑप्शन आएगा, तो कोई टफ क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करना था। आगे की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे, 5th आप कह रहा है कि 10 प्लस लॉग x बेस 10, 10 प्लस लॉग y बेस 10, 10 प्लस लॉग r इन AP। आप जानते हैं अगर तीन संख्याएं a, b, c, अगर तीन संख्याएं a, b, c ये अगर AP में होती हैं, आप जानते हो कंडीशन 2b बराबर क्या होता है? a प्लस c। तो आपका ये पोर्शन पूरा a है, ये वाला पूरा b है, ये वाला पूरा c है। तो आप ABC में अगर रखेंगे तो आपका आ जाएगा 5th का c ऑप्शन आ गया, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। क्या कह रहा है? द GM ऑफ x y z, कह रहा है द GM ऑफ x y z इज द y स्क्वायर, बिल्कुल y स्क्वायर होगा, एक्स वाई जेड का जीएम वाई स्क्वायर होगा। सेकंड कह रहा है द एम ऑफ द लॉग x बेस 10 एंड लॉग z बेस 10 इज द लॉग y बेस 10, तो इसका भी जो एम यही आएगा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। ये भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। आप इसमें सम क्या करो, एक ऐसी सीरीज है, कहां से स्टार्ट है? वो सीरीज स्टार्ट है आपकी 1 3 + 5 + 7, तो आप कहोगे इसका सर फर्स्ट टर्म 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। तो आप ऐसे कह रहा है कि कितने हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 7 अमाउंट ऑफ द इक्वल टू द इतने के बराबर, यानी इतनी बड़ी संख्या के बराबर है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, आप SN का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या होगा? n/2 2a प्लस का, नहीं सम तो नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अच्छा, अमाउंट ऑफ द सम, ठीक है, सम। तो n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो बोलोगे सर हम सम तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लेकिन n नहीं पता है। तो आप एक काम कर सकते हो, n निकालने के लिए कहाँ तक जाना है? यहाँ तक। तो अच्छा, नंबर ऑफ टर्म तो दे ही दिया है, तो लिख सकते हैं ये पूरी संख्या Sn की वैल्यू है। ये Sn की वैल्यू यहाँ रखेंगे, n आपको पता करना है, 2a की वैल्यू यहाँ रखेंगे, n आपको पता करना d, यानी इसका मतलब एक इक्वेशन एक वेरिएबल बनेगा। वेरिएबल कौन सा रहेगा? n वेरिएबल रहेगा, तो वही वैल्यू आएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन 6 का डी वाला आएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन आएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आएगा कि इसका कितने नंबर का सम करो कि इसके बराबर होगा, तो डी वाला ऑप्शन आएगा, तो ध्यान रखना। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखें। क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द आइडेंटिटी इन द एपीज 19, 21, 23 अप टू द 110 टर्म्स एंड 19, 22, 25, 28 अप टू द 75 टर्म्स। कितने आइडेंटिकल टर्म्स होंगे, यानी इन दोनों में कितने ऐसे होंगे जो सेम मैच करें। तो आप देखोगे दोनों एपी है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, यहां भी इसका फर्स्ट टर्म 19 है, तो पहला ही देखो मैच कर रहा है। A1 मान लेते हैं, A2 दूसरा सीरीज का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ये भी 19 है। यहां कॉमन डिफरेंस कितने का है, यहां कॉमन डिफरेंस 2 का है, और यहां नहीं, कॉमन डिफरेंस यहां 3 का है, नहीं 2 का ना, 19, 2, 21, कॉमन डिफरेंस 2 का है, और यहां जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का है। तो आप तीनों का जब टर्म्स निकाल लेंगे, इसके 75 टर्म्स निकाल लेंगे, 110 टर्म्स निकालेंगे, तो सातवें का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो 37 टर्म्स ऐसे होंगे जो दोनों में आइडेंटिकल होंगे, दोनों में आते रहेंगे। आ रही बात समझ में? जब पहली वाली सीरीज के 110 टर्म निकालेंगे और दूसरी वाली सीरीज के कितने टर्म निकालेंगे, 75, तो 37 ऐसे टर्म होंगे जो दोनों में आइडेंटिकल होंगे, वो आते होंगे। आगे की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8। भाई अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा का मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आपको दिया था एफ अल्फा इक्वल टू -1 प्लस का, इसका मतलब ये दिया, क्या दिया है कि अल्फा बराबर आपको दिया -1 प्लस का √3 आयोटा बाई। सर आपने आयोटा कैसे लगा दिया, क्योंकि हमने लिखा 3 इंटू -1, और -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा। ये वैल्यू होती किसकी है, ओमेगा की। किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की। और आप जानते हो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो आपको इसी में रख देना। क्या पूछ रहा है, 1 प्लस अल्फा की पावर यानी ओमेगा की पावर 19, ओमेगा की पावर 19 कितना होगा, 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, ओमेगा बचेगा, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस, आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो 3 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 3 और घट जाएगा, कितना हो जाएगा 33, तो कितना बचेगा, ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। पावर है कितना, 100 माइनस 1 माइनस 3, अल्फा की वैल्यू कितनी, ओमेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो यानी 3 ओमेगा आ जाएगा। और प्लस यहाँ 38 को अगर डिवाइड करें 12 थे 36, यानी ओमेगा स्क्वायर, प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 50। अब आपको यही वैल्यू आइडेंटिकल वैल्यू यूज करना, कैसे, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा, माइनस 1 प्लस ओमेगा क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, पावर 100 हो जाएगा, माइनस। आप ये जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 ओमेगा की पावर 50। दोनों का आपको इक्वेट कर लेना, और इक्वेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। क्यों ऐसे बनेगा, यहाँ भी ओमेगा बनेगा और यहाँ भी ओमेगा बनेगा। आप इस 4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अगले टर्म में, आप यहाँ पे क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं -2 की पावर 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर, माइनस इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 2 यहाँ भी कितना हो जाएगा, -2 की पावर 100 इंटू कितना ओमेगा की पावर 50। तो आप -2 की पावर 100 कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 है, तो ओमेगा की पावर 200 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 50। इसकी वैल्यू 0 आएगी, पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन बेस था। बात समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये भाई आप ये कह सकते हैं कि क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन था। मतलब ये आ गया कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 19 इज डिवाइडेड बाय 13। जब 5 की पावर इसको डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, तो ये कह सकते हैं सीडीएस टाइप का था, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आपसे पूछ रहा है कि 5 की पावर 99 को अगर आप 13 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा। तो अब कैसे करेंगे सर, तो इसको कह सकते हैं, देखो कैसे करेंगे आप, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 97 अपान 13। कैसे लिख दिया सर, बेस से मतलब पावर ऐड हो जाता है। 5 की पावर 2 कितना होता है, 26, कितना होता है 26, सर 25 होता है, कितना होता है 25। इस 25 को लिख सकते हैं 26 माइनस 1 है ना, इंटू 5 की पावर 97 अपान 13 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, इतना समझ पा रहे। अब आप कहोगे जो ये वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, माइनस में। किस में आएगी, माइनस में। और ये 5 है तो माइनस का 5 रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, माइनस। लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसी में जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 5, यानी रिमाइंडर आपका बचेगा 8। कितना बचेगा रिमाइंडर, 8। लाजवाब क्वेश्चन था, मजा आया भाई, है ना।
आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये आया होगा कैसे, क्योंकि ये 26 पूरा डिवाइड हो जाएगा 13 से, लेकिन ये -1 डिवाइड नहीं होगा, तो 5 का मल्टीपल है तो -5 देके जाएगा, तो -5 रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसमें जोड़ देंगे तो +8 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा कि इसके व्युत्क्रम का डिटर्मिनेंट बताना है, मतलब इनवर्स। कह रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमने आपको बताया था एक ट्रिक, तो अगर आपको, आप जानते हो अगर ए इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है? ए इनवर्स। आप जानते हो क्या होता है? एड ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। एड ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। पहले आप एक काम करो, ये आपका ए के बराबर है मान लेते हैं, तो मॉड ऑफ ए निकालो। 4 2 जा -8, 5 2 जा 10, तो +10 हो जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ए। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। और ऐसे भी देख लो, इसके इनवर्स का पूछ रहा है, तो 2 का इनवर्स करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। बोलोगे सर अभी नहीं हमको दिखाना है, तो एक बार देख लो, मैं चूंकि छोटा क्वेश्चन मैं आपसे बता दे रहा हूं। आप एक काम करो, जो ए आपको दिया गया, क्या दिया गया आपको? -4 -5 2 and 2। अगर मैं आपसे पूछूं एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो आपको इसमें करना क्या होता है? बस डायगनली चेंज कर दो। ये कहाँ चला जाएगा? इसके स्थान पे हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ चला आएगा, 4 -4 यहाँ चला आएगा। सिर्फ इसके साइन को चेंज कर दो, दूसरे बार यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ -2, साइन चेंज करना था। अब इसका जरा एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। किससे? क्योंकि आप जानते हो कि ए इनवर्स क्या होता है? एड ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। जब इसको किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका 1/2 ही आएगा। भाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा? 1, यहाँ 5/2 हो जाएगा। चाहो तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5/2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2। डिटरमिनेंट निकालो, -2 का 1 मल्टीप्लाई तो -2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो 5 प्लस का 5/2 हो जाएगा। तो आपका ये कितना हुआ? -2 और +5/2, यानी आपका 2.5 में से 2 जाए कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप प्रॉपर्टी वेस्ट कर सकते थे, है ना, इतना करने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में कर सकते थे, बाकी कोई जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल वही आ रहा होगा। देखें आगे, आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। 11 नंबर का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कि in a class 45 student 34 student like play cricket and 26 like play football. Further each of student like to the play at least one game. 2 ऑप्शन। देखो एक काम करो, कभी भी ऐसा हो तो इंटरसेक्शन यूनियन से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना। देखो एक 2 ओवरलैपिंग सर्कल बना सकते, 2 ओवरलैपिंग एक सर्कल बना लो आप। तो आप बोलोगे 2 ओवरलैपिंग सर्कल कैसे बनेगा? आप ऐसे बना लो, 2 ओवरलैपिंग सर्कल बना लो। एक क्रिकेट का बना लो, एक क्रिकेट का बना लो, और दूसरा कौन सा बच्चे खेल रहे हैं? फुटबॉल बना रहे हैं, फुटबॉल बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे 2 गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट का और फुटबॉल का खेल रहे हैं। तो आप एक काम करो, देखो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? टोटल 45। जो टोटल है, टोटल इसको एक बॉक्स में कर लेते हैं, जो टोटल है वो 45 है। टोटल कितने? 45 है, बिल्कुल 45। उसके बाद क्रिकेट 34 लाइक प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाले कितने भाई? 34 हैं। और क्रिकेट खेलने के बाद और 26 कौन खेलने वाले? फुटबॉल। तो आप बोलोगे सर लेकिन हैं तो लोग 45 ही। कितने लोग हैं? 45। तो 34 और 26 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 60। 15 लोग ऐसे होंगे जो कॉमन टाइप के होंगे, वो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे और फुटबॉल भी। क्यों? क्योंकि टोटल संख्या 45 की है, अकेले क्रिकेट की 34 है, और क्रिकेट की 34 है 34, और फुटबॉल की 26 है। तो भाई टोटल से तो ज्यादा हो जा रहे हैं ना, तो यहाँ 15 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। तो पूरा 34 में से 15 जाएगा, तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 34 में से सर 15 चल जाएगा, क्योंकि 60 हो रहे हैं, तो 60 45 में से माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और 34 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19। और 15 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। अब आपसे पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट टू लाइक द प्ले एग्जैक्टली 1 गेम, यानी 2 गेम खेलने वाले नहीं चाहिए। कितने गेम? 1 गेम। तो ये जो 19 है ये ओनली क्रिकेट खेल रहे हैं, जो 11 है वो ओनली फुटबॉल खेल रहे हैं। तो 19 + 11 कितने स्टूडेंट हैं? ये 30 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 1 गेम खेल रहे हैं। कितने गेम? 30 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 1 गेम खेल रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक क्वेश्चन था, बाकी अगर आप उससे भी करते तो हो जाता, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा टाइम लगता। देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 12 नंबर देखें। कह रहा कि भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था।
बोलोगे सर फिर आप कहोगे क्लास में सर वही बताते हैं जो पढ़ा दिया वही आ गया, बिल्कुल वही आ गया। अगर दो लाइन है, कौन सा लाइन है, आप मान लेते हैं एक A1 लाइन क्या है, A1x प्लस का B1y प्लस का C1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है A2x प्लस का B2y प्लस का C2 बराबर 0। अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है, इसका मतलब क्या है, यूनिक वैल्यू आती है। क्या होती है, यूनिक वैल्यू आती है। बात समझ पा रहे हैं। अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 होता है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल लाइन का कोई आपस में सोल्यूशन नहीं आता है। तीसरा हमने पढ़ा है कि अगर A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, तीसरा बराबर है C1 बाई C2 के, तो ये कोइंसिडेंट लाइनें होती हैं, इनमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो भाई क्या इसमें चेक कर लो, यहाँ A1 कितना है 2, यहाँ A1 कितना है 15, यहाँ B1 कितना है -3, यहाँ B2 कितना है -10, तो क्या 2/15 ये बराबर है 3/10 के, नहीं है भाई। इसका मतलब एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। या फिर एक काम कर सकते थे भाई, दो पैरेलल लाइन होंगी, तो उसका अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं तो सोल्यूशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस का c1 बराबर 0, दूसरा क्या होता है ax प्लस का by प्लस का c2 बराबर 0। पैरेलल लाइन होती है, सिर्फ c1 c2 चेंज होता है, x y का मल्टीपल दोनों में सेम रहता है। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका कैसा आएगा, एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। ये हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया भाई, देख लेना आप। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्या हो गया भाई, 30 नंबर क्वेश्चन देखें। ये भाई आप ठीक क्वेश्चन था, कह सकते हैं ठीक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक क्वेश्चन कैसे था देखें, आप एक चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना भाई, आपको ये क्या कह रहा है, इसमें देखो कह रहा है कि 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा की पावर 2m इंटू 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, अगर 1 के बराबर, तो कैसे, आप ये जानते हैं कि 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा ये किसके बराबर आएगा। मैं आपसे कहूँ 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आता है, -2 आयोटा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, तो ये कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। सेम ऐसे 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा की इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई, तो 2 आयोटा अपान 2, तो कट जाएगा तो आयोटा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा की वैल्यू आयोटा होती है, 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। यही इसमें रख देना है, क्या करना है, और यही जब आप इसमें रखोगे तो 13 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके बराबर आ जाएगा 2। स्मॉलेस्ट वैल्यू पर है तो यहाँ आयोटा की पावर 4 से कंपेयर कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, कंपेयर करोगे m और n में सीधा रिलेशन निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। हाँ, ये भी करायो बिल्कुल क्रैमर रूल पे भाई बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आप ये जानते हो, अगर D2 पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है, अरे भाई D2 पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपसे D2 पूछ रहा है तो बोलोगे सर कैसे निकलेगा, बिल्कुल ऐसे निकलेगा। देखो अगर मान लेते हैं 3 लाइन है, कौन कौन सी लाइन है, मान लेते हैं एक लाइन आपका क्या है कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1z प्लस का d1 बराबर, मान लेते हैं इक्वल टू d1। दूसरी लाइन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इक्वल टू d2। तीसरी लाइन है a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इक्वल टू d3। आपको यहाँ से क्या करना होता है, पहले डेल निकालो। तो डेल कैसे निकलेगा, बोलोगे सर डेल यहाँ से निकलता है, क्या निकलेगा, या डी जो इसमें आप बोले हैं कि क्या निकलेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर आपको क्या चाहिए d2, तो d2 चाहिए तो आप एक काम करो, इसी में जो आपका d1 d2 है d2 के यहाँ पे पुट कर दो। तो आप बोलोगे पहले ये ऐसे रहेगा, a1 a2 a3 ऐसे रहेगा, d2 चाहिए तो d1 d2 यहाँ पुट कर दो। क्या कह रहा है, d1 d2 d3 यहाँ पुट कर दो, बाकी ऐसे चीज रख दो c1 c2 c3। तो इस लाइन से कंपेयर करके रख दो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सोल्यूशन हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। D2 किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, चलते हैं आगे की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 15 देखें।
15 में विचार करना भाई, और ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन क्या है देखें ध्यान से, कह रहा क्या ए इनवर्स, क्या कह रहा है कि ए इंटू बी का होल इनवर्स ये बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। नहीं भाई नहीं होता है। किसके बराबर होता है? ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। इसमें क्रम मायने रखता है, इसमें डायरेक्शन मायने रखता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये ए इंटू बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हैं? क्या दूसरा कह रहा है कि बी इंटू ए इंटू बी का होल इनवर्स ये बराबर होगा आई के बराबर। नहीं भाई, बी इंटू ए इंटू बी का होल इनवर्स आई के बराबर। ये क्या होता है? ये बी इंटू ए, ये इसका क्रम बी इंटू ए ये पूरा आई के बराबर, लेकिन क्रम इसमें दिया ये भी नहीं सही है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं होता है। ए इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है? बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर। तो ये भी गलत है, तो इसमें कोई सही नहीं था। बात समझ पा रहे हैं? पहला दूसरा तीसरा कोई सही नहीं था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। चलते हैं आगे की तरफ, देखें ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 नंबर भाई, इसमें पी क्यू आर की वैल्यू मान लो या फिर प्रॉपर्टी बेस्ड कर लो, चेंज कर लो। जैसे देखो क्या करा, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर। तो कह रहा क्या पहले के बराबर होगा? तो इसमें किया कि ए बी सी पी क्यू आर को सेकंड रो में भेज दिया और एल एम एन को नीचे भेज दिया। नहीं भाई, अगर आप रो चेंज करते हो तो माइनस लगना चाहिए, तो इसमें माइनस लगा नहीं, ये गलत है। माइनस इसमें लगा नहीं तो ये गलत है। समझ पा रहे हैं? अगर इसमें माइनस लगा नहीं तो ये पहला वाला गलत है। इसमें कह रहा कि एल एम एन ऊपर चल गया और फिर भी माइनस नहीं लगाया, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वाला क्या कह रहा है? पी क्यू आर तो ऊपर गया और ए बी सी फिर नीचे आया और ए बी सी नीचे एल एम एन। हाँ भाई ये सही, चूंकि तीनों चेंज हो रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी, क्योंकि पी क्यू आर दो लगातार चेंज हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चूंकि ये सब क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें एक एक चेंज हो रहा था, माइनस नहीं लगा था। इसमें दोनों चेंज हुआ तो ये सही हो गया, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें तो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 का सी सही है। 16 का कौन सा सही है? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 भाई लाजवाब क्वेश्चन था, आपके क्लास का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट जान लो। 17 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखें ध्यान से। क्या कह रहा है? इफ x बराबर a प्लस बी, वाई बराबर a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, z बराबर, आप एक काम करो कुछ ना करो भाई, a बराबर b बराबर 1 मान लो। कितना मान लो? a। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू -1 होती है। z की वैल्यू भी हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जिसकी वैल्यू -1 होगी। वैल्यू के क्या पूछ रहा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कर दो भाई, x स्क्वायर, x कितना है? 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर कितने बराबर हो जाएगा? 6। 6 मतलब 6 AB, 6 इंटू -1 इंटू -1 किसके बराबर है? 6 के। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो कौन सा सही है इसमें? 17 नंबर में ए सही है, 17 का ए सही है। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 नंबर देखें, थोड़ा सोल्यूशन हम आपसे फास्ट करवा रहे हैं, बाकी मिलते हैं आपको उसमें डिटेल सोल्यूशन। कह रहा हाउ मेनी डिजिट नंबर आर देयर द डिविजिबल बाई 4, फॉर्म द यूजिंग डिजिट था 1 2 3 4। आप जानते हो 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए? बराबर लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट डिजिट जो है कटना चाहिए 2 से। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट का अगर आप करके बनाएंगे परमुटेशन, तो 18 का आपका इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन आएगा। कितने बनेंगे टोटल? 6 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में 6 बनेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का 6। हम लोग सेट ए सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना है, सेट ए। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 19। भाई ये भी आपकी, आप एक काम करो, ए बी सी की वैल्यू मान लो, पी क्यू आर कुछ भी मान लो भाई। मैं बताता हूँ, p बराबर 1 मान लो, a बराबर 2 मान लो, b बराबर c, जितने सब न्यूमेरिक वैल्यू कर लो और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। डिटरमिनेंट आपको ओपन कर दें, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना था। तो इसका जो आंसर आ रहा है 19 का बी ऑप्शन आ रहा है 2p³। क्या आ रहा है? 2p³। थोड़ा सा डिस्प्यूटिव क्वेश्चन है, कई लोग शायद गलत सही करवा रहे हैं, एक बार देख लेना। मेरा तो 2p³ आया है, कई लोग p³ बता रहे हैं, लेकिन 2p³ ही आंसर होगा मेरे हिसाब से। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में जो इसका आंसर आएगा, क्या क्वेश्चन है 20 नंबर का? 20 नंबर क्वेश्चन, हाँ, कह रहा कि 1 + x के व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन 1 + x पावर 100। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणांक होगा? इसमें पूछ क्या रहा आपसे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द महत्तम गुणांक, ग्रेटेस्ट। भाई ग्रेटेस्ट वही होता है जो मिडिल टर्म पे बैठा होता है। बस समझ पा रहे हैं आप? तो पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है 1 +
x का होल पावर 100, 100 मिडिल टर्म n/2 करो कितना आ जाएगा 50, और कितना आ जाएगा 100/2 + 1 करो तो 51, यानी कि कौन सा टर्म होगा वो 51वां टर्म होगा। कौन सा होगा 51। तो लेकिन r बराबर कितना लेना 50, जब r बराबर इसमें 50 में खोलेंगे तो x की पावर 50 आ जाएगा, x की पावर कितना आ जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। तो 20 का डी सही है। आगे तरफ चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में देखेंगे अगर हम 21 नंबर क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा एंड बीटा ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड था, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था लेकिन कर सकते थे। तो इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। कौन सा आएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अगर हम मूव करें, क्वेश्चन नंबर 22 उसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। जब आपसे वहां से दोनों रूट निकल जाएंगे तो अल्फा बीटा से आप कर सकते हैं। 22 का ए ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा 22 का ए आएगा। 22 का ए आएगा। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का पी प्लस क्यू की वैल्यू 66 है। नहीं, इसके पीछे पहले भी कुछ दिया है कि p बराबर j बराबर 1 से n तक चाहिए log 2 बेस j। ये भाई जब इसको करोगे एक सीरीज का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करना है, पहले एक रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो आप यहाँ क्या रखोगे 2 की पावर 1 होगा, फिर 2 की पावर 2 होगा, आगे चला आएगा तो log m की पावर n आगे। तो ये पूरा सीरीज का क्वेश्चन बनेगा। तो इसका जब सोल्यूशन करोगे 23 का तो सी ऑप्शन आएगा। ए सेट में है ये, तो 23 का सी, यानी जो n की वैल्यू आएगी 9 से बड़ी होगी, 12 से छोटी होगी, 9 से बड़ी होगी और 12 से छोटी होगी। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 24 भी उसी से रिलेटेड है कि p प्लस क्यू बराबर 15। तो p वहां से p और q के बारे में हमें पता ही चलेगा, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो 24 का जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा 15 log 2.5 बेस 10। कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। थोड़ा सा फास्ट सोल्यूशन हम चल रहे हैं, डिटेल सोल्यूशन फिर कह रहा हूं, डिटेल सोल्यूशन मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा। अभी आप अपने आंसर मैच कर लो। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा साइन ए प्लस साइन बी बराबर पी है, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर क्यू है। दो तरीके से कर सकते हैं। पूछ रहा p/q की वैल्यू। तो एक काम करो, p की वैल्यू तब मिलेगी जब हम कोई एंगल मान लेंगे। जैसे आप मान लो a बराबर 30 मान लो, b बराबर 60 मान लो, ठीक है 30-60 ऐसा कुछ मान लो। तो p की वैल्यू मिल जाएगी और किसकी वैल्यू मिल जाएगी q की वैल्यू मिल जाएगी। आप समझ पा रहे हो। फिर वहां रखना, यहाँ रखना a b c की वैल्यू रखो। या उससे अच्छा मैं बताऊंगा थोड़ा सा, इसमें आप एक काम करो, यहाँ एक काम करो, आप p की वैल्यू आप यहाँ साइन c प्लस डी लगा दो। क्या लगा दो साइन, तो साइन c प्लस डी लगाओगे और यहाँ पे क्या लगा दो कॉस c प्लस डी, तो q की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको p/q करना है। क्या करना है अच्छा नहीं, हाँ ठीक है p/q करोगे तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ये किसके बराबर है, तो पूरा tan में आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा tan में। चाहो तो एक बार करके देख लो, tan में ही आएगा। देखो कैसे होगा। अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो आप बोलोगे सर p हो जाएगा 2 sin a प्लस b/2 into cos a माइनस b/2। अब बाई q कर दें तो q की वैल्यू आएगी cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos a प्लस b/2 into cos a माइनस b/2। तो बोलोगे सर ये नहीं कटेगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कटे, तो आएगा क्या साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस, यहाँ बाई 2 इंटू कॉस a प्लस b/2। साइन बटे क्या होगा, ये हो जाएगा tan a प्लस b/2। भाई इसमें कुछ करना ही नहीं था। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ पा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, जैसे आपको p और q मिल गया, भाई मान लेते हैं p और q कुछ मिल गया। जैसे आपसे जब आप यहाँ सोल्यूशन करोगे तो क्या मिल जाएगा p/q, ठीक है, या वहीं पे कर दो। तो आप मान लेते हैं p² मिल गया। ये कुछ के मान लेते हैं ये a/b के आ गया। तो कंपाउंड इंटू डिपेंडेंटो लगा देना। कंपाउंड इंटू डिपेंडेंट मतलब क्या हो जाएगा p² प्लस q² अपान p² माइनस q² इक्वल टू a प्लस b अपान a माइनस b। जो आप सोल्यूशन करेंगे इधर पूरा आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें सी आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। या मैं फिर बता रहा हूँ, वैल्यू लेट कर लो, वहां से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलें 26 का 26 नहीं π/2 पाई 26 है। 26 का डी आएगा, सी आप करना, शायद इसमें डी है, मैं फिर बता दूं। 26 का डी टेक करो, इसमें तो अभी हमारी शीट में डी है, चेक कर लेना, शायद मैं 26 का डी है p² अपान q, p² माइनस q² अपान p² प्लस q² बिलो cos पाई माइनस a माइनस b शायद आएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है π/2 वाला आएगा, एक बार देख लेना आप, शायद यही है, क्योंकि इसमें तो यही दिया। सोल्यूशन पूरा करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, या कहो तो देख ही लेते हैं, चलो लास्ट में देख लेंगे। कह रहा कि p इक्वल टू कॉसेक 20 डिग्री, q इक्वल टू कॉसेक
70 डिग्री, ये किसके बराबर है? देखें ध्यान से, ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कह रहा है कि क्या, किसकी वैल्यू बता दो आप, वैल्यू बता दो √3/4 पी की वैल्यू, किसी √3/4 पी। पी आपका कितना है? cosec 20, और cosec 20 को लिख सकते हो 1/sin 20, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस q/4, तो 1/4 बाहर कर दो, और q क्या है? cosec 70, cosec 70 को लिख सकते हैं 1/sin 70, क्या लिख सकते हैं? या sin 70 क्यों लिखे यहाँ? चलो अच्छा बाद में बदल लेंगे। देखो अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3/4, इसको आप लिख सकते हैं क्या? sin cos 20, क्या लिख सकते हैं? क्योंकि sin 70 को क्या लिख सकते हैं? cos 20, तो ये हो जाएगा cos 20 माइनस का ये इधर चल जाएगा कि यहाँ कितना हो जाएगा? sin 20, और पूरे का बटा 4 हो जाएगा। चलो अच्छा, √3/4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे चला जाएगा, और अरे यार देखें फिर से दिया क्या है, आप एक काम करो 1/4 बाहर कर लो इसमें, तो हो जाएगा √3, और p की वैल्यू जब साइन में चेंज करें तो 1/, हो जाएगा sin 20 माइनस 1/4 तो चला गया, q की वैल्यू क्या है? इसको लिख सकते हैं 1/sin, क्या लिख सकते हैं? 1/cosec 70, और cosec 70 क्या लिख सकते हैं? 1/, ये हो जाएगा cos 20, क्योंकि 90 से घट जाएगा, तो 1/4 ये इधर चल जाएगा, तो √3 cos 20 माइनस sin 20 अपान में कितना हो जाएगा? sin 20 इंटू cos 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक काम करूं मैं इसमें, क्या काम करूं कि अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड लगा दूं, 2 से यहाँ क्या लगा दूं? डिवाइड लगा दूं, तो 1/2 हो जाएगा, और 2 से यहाँ करना पड़ेगा तो यहाँ भी 1/2 करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। तो आप बोलोगे क्या आ जाएगा यहाँ से, जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो आपके इधर ये √3/2 क्या लिख सकते हो? sin 60, √3/2 क्या हो जाएगा? sin 60 cos 20, 1/2 क्या लिख सकते हो? cos 60 sin 20, तो sin है, cos भी, cos है, sin भी, तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा? sin 40, और 2 sin 20 इंटू cos 20, यहाँ भी sin 40 बन जाएगा, ये उधर ऊपर चल जाएगा, तो 27 का जो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। आ रही होगी बात समझ में? आसान क्वेश्चन था, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा वही पी क्यू था तो वही बिल्कुल उसी से हो जाएगा, तो 28 का जो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, 28 का कौन सा आएगा? बी ऑप्शन 1 के बराबर होगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। 29 आपका क्वेश्चन है, 29 में आपका सही होगा। कह रहा है कि cos 2x प्लस 3y बराबर 1/2, cos 3x प्लस, आप ये देखो कि आपको दिया है cos, क्या आपको गिवन है कि cos 2x प्लस 3y बराबर 1/2, cos 1/2 कितने पे होता है? 60 पे, तो cos 60 अभी लिख लेना है, ऐसा नहीं 60 ही पे होता है। दूसरा क्या दिया है? cos 3x प्लस का 2y किसके बराबर दिया? √3/2, √3/2 कितने पे होता है? cos 30 पे होता है। लेकिन आप जानते हो कि cos के अगर पॉजिटिव दिया तो आप पढ़े हो ASTC, अगर ये पॉजिटिव दिया तो कहाँ कहाँ हो सकता है? इस वाले क्वाड्रेंट में हो सकता है और इस वाले क्वाड्रेंट में हो सकता है। आ रही होगी बात समझ में? तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू x की यहाँ से आएगी, एक वैल्यू x की यहाँ से आएगी, फिर 60 के अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू रखें तो टोटल इसकी 4 वैल्यू पॉसिबल होगी। कितनी वैल्यू पॉसिबल आएगी? x y की मिला के टोटल 4 वैल्यू आएंगे। तो 29 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी वैल्यू आएंगे? क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगा, 60 होके कट जाएगा, x की एक वैल्यू यहाँ से आएगी, वही टोटल 2 वैल्यू यहाँ से हो गई। और जब एक बार हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ली है, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू लोगे तो x y की 2 वैल्यू वहाँ से आएगी, x की 1 वैल्यू और y की, तो 2 2 टोटल 4 वैल्यूज हो जाएंगे। आ रही बात समझिए? तो टोटल 4 वैल्यूज पॉसिबल है। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है? हाउ मेनी वैल्यूज डज द y माइनस, अच्छा उसी से रिलेटेड है तो कर जाएंगे। इसमें क्या है? 30 नंबर, इसमें भी सी ऑप्शन आएगा 4, अगर उसका भी 4 आ रहा है तो इसमें भी 4 आएगा। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ax² bx bcx प्लस x के, ये पूरा इसके बराबर है, तो इस पे आपको क्या करना है? द इक्वेशन ऑफ द रूट्स, आप इस पे पूरा देखना है इसको, है ना। तो एक काम करो भाई, x² को टर्म्स को यार इधर लेके आओ, x² कॉमन करो, कितना हो जाएगा? ab माइनस का ac हो जाएगा, फिर x वाले टर्म को इधर लाओ, बाकी सबको उधर भेज दो। तो आपका जो सोल्यूशन करके इसका आंसर आएगा 31 का सी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? सी ऑप्शन। किसके बराबर आया? 1/a प्लस 1/c बराबर 1/2b के बराबर आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर द इक्वल,
द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन द इक्वल देन ए बी सी, उसी से रिलेटेड था। तो 32 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी सी ऑप्शन आएगा। किस में होंगे ये? एचपी में होंगे। किस में होंगे? एचपी। बात समझ पा रहे हैं? अगर ए कॉमा बी कॉमा सी तीन संख्याएं एचपी में, तो आप जानते हैं बी इक्वल टू क्या होता है? 2ac अपान a प्लस सी। उसी सोल्यूशन करोगे तो ये किस में आ जाएंगे? एचपी में आ जाएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? सी था। देखें क्वेश्चन नंबर 33 देखें। 33 देखो क्या कह रहा है? 6 + 10 + 4 अप टू द इतना टर्म्स के बराबर है 1 to 5। कितने नंबर आप किसके बराबर? ये कंपैरिजन वाला एपी का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, कर सकते हैं। तो 33 का जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। किसके बराबर आ जाएगा? देख लेना, इसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 33 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, एक तरफ इंग्लिश लिखा है, एक तरफ हिंदी लिखा है, इधर हिंदी लिखा है, इधर इंग्लिश, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसमें? 33 का। अगला क्वेश्चन देखें 34 देखें। m के कितने वैल्यू हो सकते हैं भाई? तो m के जो वैल्यूज हो सकते हैं, कह रहा m के कितने वैल्यूज हो सकते हैं? 34 सी कितने वैल्यू होंगे? 2 वैल्यू होंगे, उसी से रिलेटेड है। कितने वैल्यू आएंगे? 2 वैल्यूज आएंगे। अगला देखें 34 तक हो गया। 36 देखें, कह रहा देयर आर 8 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ व्हिच ऑफ द 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाय द यूजिंग ट्रायंगल। आप जानते हो कि टोटल 8, कह रहा 8, एक प्लेन में 8 पॉइंट आपको गिवन है, 8 पॉइंट अलग अलग 8 पॉइंट ऐसे गिवन है। इन 8 पॉइंटों से कितने ट्रायंगल बनाए? आप जानते हो एक ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। कितने पॉइंट की? तो आप कहोगे 8C3। क्यों 3 किया? क्योंकि 3 पॉइंट की आवश्यकता होगी। लेकिन दिक्कत इस बात की हुई कि इसमें 4 पॉइंट कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में हो गए। अब भाई चारों पॉइंट अगर एक लाइन में ना होते तो एक ट्रायंगल दूसरे का फॉर्म करते, ये खराब हो गए लाइन में। तो ये क्या, कितने खराब हो गए? -4C3 करेंगे। एनसीआर वाले फॉर्मूले पे खोल देना, तो इसका आंसर आएगा 35 का डी ऑप्शन आएगा। कितने आएंगे? टोटल 52 बनेंगे, 52 ट्रायंगल बनेंगे अगर 4 पॉइंट कोलिनियर होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। अगला देखें, कह रहा हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर कैन बी फॉर्म बाय द जॉइनिंग दिस पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन कई लोग गलत कराए हैं। इसका जो सही क्वेश्चन है वो देखें। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति। तो 4 भुजाओं वाली आकृति को बनाने के लिए कितने टर्म चाहिए आपके? 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4 पॉइंट। तो आप कहोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 ही पॉइंट वही, तो आप कहोगे 8C4, 4 पॉइंट कोलिनियर हो गए, तो आप बोलोगे 4C4 कट जाएगा। तो 8C4 को आप जब सोल्यूशन करो तो हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल। 4C4 की वैल्यू 1 होती है, ये इससे कट जाएगा और 8 में से 4 जाएगा, इंटू 4 का फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। 6 को 24 से कट करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 7 दूना 14 25 70 और 70 - 1 करेंगे 69 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 69 आ रहा है। कई लोग अलग अलग क्वेश्चन कराएं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर 69 होगा, इसको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी ऑप्शन आएगा 69। अगला देखें, कह रहा है कि f(x) = x² bx + c। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(1) रखोगे, चाहे f(1) रखो चाहे f(4) रखो, 2 के बराबर। तो पहले x के स्थान पे 1 रख देना है, फिर x के स्थान पे क्या रख देना है? 2 रख देना, दोनों का सोल्यूशन हो जाएगा, वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 का, वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। कितने आएंगे? सी। f(x) की वैल्यू जो 0 पर उस समय इसकी वैल्यू होगी सी, यानी 3 के बराबर होगा। ठीक है, 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखें। अच्छा, उसी से रिलेटेड है, तो इसमें भी सी ऑप्शन आ रहा है। तो 38 में भी सी आपका आ रहा है। कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन। 38 का सी ऑप्शन आ रहा है।